रहस्यमयी बाजार का प्रवेश द्वार। मिंडारी का बाजार कोई साधारण जगह नहीं थी। ये शहर के नक्शे पर कभी दिखाई नहीं देता था और इसके खुलने का समय भी तय नहीं था। लेकिन लोगों में ये अफवाह थी कि जब अमावस की रात आती है और कोहरा इतना घना हो जाता है कि हाथ को हाथ न सूझे, तब पुरानी मिल के पीछे वाले सुनसान मैदान में मिंडारी का फुल मार्केट सजता है, जहां दुनिया की हर वो चीज मिलती है जो इंसानी समझ से परे है। और इसी अफवाह का पीछा करते हुए आर्य नाम का एक युवक, जिसके जीवन में सब कुछ बिखर चुका था और जो अपनी खोई हुई किस्मत को दोबारा पाने की आस में किसी भी हद तक जाने को तैयार था, उस काली रात को अपनी पुरानी जैकेट के कॉलर को ऊपर चढ़ाए हुए उस मैदान की तरफ बढ़ रहा था, जहां हवा में अजीब सी गंध घुली हुई थी, सड़े हुए फूलों और पुराने इत्र की मिली-जुली महक। और दूर से उसे टिमटिमाती हुई लाल और नीली रोशनियां दिखाई दे रही थीं, जो किसी मेले जैसी लग रही थीं, लेकिन उनमें खुशी की जगह एक अजीब सी वीरानी छिपी थी। आर्या का दिल जोर-जोर से धड़क रहा था, क्योंकि उसने सुना था कि मिंडारी के मार्केट में जाने वाला इंसान कभी वही बनकर वापस नहीं लौटता जो वो पहले था। जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, उसे लोगों की भीड़ दिखाई देने लगी, लेकिन ये भीड़ सामान्य नहीं थी। वहां मौजूद लोग अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थे। कुछ के चेहरे टोपियों से ढके थे तो कुछ की चाल में लंगड़ाहट थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि इतनी भीड़ होने के बावजूद वहां शोर नहीं था। बस एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज गूंज रही थी, जैसे हजारों लोग एक साथ कोई मंत्र पढ़ रहे हों। आर्य ने एक गहरी सांस ली और उस लोहे के जंग लगे गेट को पार किया, जिसके ऊपर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था मिंडारी फुल मार्केट। और अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे उसने किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर लिया है, जहां गुरुत्वाकर्षण भी अलग तरीके से काम करता था। दुकानें हवा में झूल रही थीं और दुकानदार इंसानों से ज्यादा परछाइयां लग रहे थे। आर्य को याद आया कि उसे यहाँ किसी खास चीज की तलाश थी, एक ऐसी पुरानी घड़ी जो समय को पीछे ले जा सकती थी, जिसके बारे में उसके दादाजी ने मरने से पहले बताया था। और इसी उम्मीद ने उसके डर को दबा दिया और वो भीड़ का हिस्सा बन गया, जहां हर चेहरा एक राज छिपाए हुए था और हर दुकान मौत और जिंदगी का सौदा कर रही थी। अजीबो-गरीब दुकानें और सौदे। जैसे ही आर्या बाजार के अंदर और गहराई में गया, उसका सामना उन दृश्यों से हुआ जो किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। वहां दुकानें तो थीं, लेकिन उनमें बिकने वाला सामान रोंगटे खड़े करने वाला था। एक दुकान पर कांच की बोतलों में लोगों की यादें बंद थीं, जो रंग बिरंगे धुएं की तरह तैर रही थीं, और खरीदार उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे भूखे को रोटी मिल गई हो। दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी, जिसकी त्वचा पेड़ की छाल जैसी थी, वो टूटे हुए सपने बेच रहा था और बदले में लोगों की जवानी मांग रहा था। आर्या की नजरें चारों तरफ घूम रही थीं। वो उस घड़ी वाली दुकान को ढूंढ रहा था, लेकिन मिंडारी का मार्केट एक भूल भुलैया जैसा था, जहां रास्ते अपनी मर्जी से बदलते थे। कभी वो एक गली में घुसता और जब पीछे मुड़कर देखता तो वो गली गायब हो चुकी होती। भीड़ उसे धक्का दे रही थी, लेकिन किसी का स्पर्श उसे महसूस नहीं हो रहा था, जैसे वो सब धुएं के बने हों। तभी उसकी नजर एक अजीब सी दुकान पर पड़ी, जिसके बाहर मरे हुए पक्षियों के पंख लटके थे और अंदर अंधेरा था। वहां एक औरत बैठी थी, जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसने आर्या को देख कर हाथ हिलाया, जैसे वो उसे ही बुला रही हो। आर्या ना चाहते हुए भी उस तरफ खींचा चला गया। उस औरत की मेज पर तरह तरह के तावीज और पुराने सिक्के पड़े थे। उसने आर्या को देखकर एक कर्कश हंसी हंसी और बिना होंठ हिलाए उसके दिमाग में आवाज गूंजी, तुम वो ढूंढ रहे हो जो खो चुका है, लेकिन क्या तुम उसकी कीमत चुका पाओगे? आर्या पसीने से तरबतर हो गया, क्योंकि उसने अभी तक किसी को बताया भी नहीं था कि वो क्या ढूंढ रहा है। ये बाजार वाकई जिंदा था और यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर और हर दुकानदार उसके मन की बात पढ़ रहा था। आर्या ने हिम्मत करके पूछा, मुझे समय वाली घड़ी चाहिए। ये सुनते ही आसपास की दुकानों में सन्नाटा छा गया और वो औरत अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। उसका कद अचानक बढ़ गया और परछाई आर्या के ऊपर छा गई। उसने कहा, मिंडारी में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, तुम्हें अपनी सबसे कीमती याद गिरवी रखनी होगी। आर्या कश्मकश में पड़ गया, क्योंकि वो घड़ी तो चाहता था, लेकिन अपनी यादें खोने का डर उसे जकड़ रहा था। छलावों का खेल। सौदा अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि अचानक बाजार का माहौल बदलने लगा। जो लाल और नीली रोशनियां पहले मध्यम थीं, वे अब आंखों को चुभने वाली तेज हो गईं और भीड़ का व्यवहार आक्रामक होने लगा। लोग आर्य को घूरने लगे, जैसे वो कोई घुसपैठिया हो। आर्य ने वहां से हटने का फैसला किया, क्योंकि उसे लगा कि वो औरत उसे किसी जाल में फंसा रही है।
वो तेजी से भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वो गोल गोल घूम रहा है। वो जिस भी दिशा में जाता, वापस उसी पंख वाली दुकान के सामने आ खड़ा होता। मिंडारी का फुल मार्केट अब उसके दिमाग के साथ खेल रहा था। उसे अपने बचपन की आवाजें सुनाई देने लगी, कभी उसकी माँ की लोरी तो कभी उसके पिता की डांट। सब कुछ हवा में गूंज रहा था। उसे लगा कि शायद वो पागल हो रहा है। तभी भीड़ में से किसी ने उसका हाथ पकड़ा। आर्य ने झटके से हाथ छुड़ाया और देखा तो वहां एक छोटा सा बौना खड़ा था, जिसने जोकर जैसा नकाब पहना था। उस बौने ने आर्य के कान में फुसफुसाया, अगर यहां से जिंदा बाहर निकलना है तो अपनी परछाई को मत देखो। ये सुनकर आर्य ने नीचे देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां उसकी अपनी परछाई नहीं, बल्कि कोई और ही काली आकृति उसके साथ चल रही थी, जिसके हाथ में खंजर था। आर्य की सांसें अटक गईं। वो समझ गया कि ये मार्केट सिर्फ सामान नहीं बेचता, बल्कि यहाँ आने वालों की आत्माओं का शिकार करता है। वो बौना भीड़ में कहीं गायब हो गया और आर्य अब अकेला था। डर इतना बढ़ गया था कि उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे याद आया कि दादाजी ने कहा था कि इस माया जाल को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, डर को स्वीकार करना और सीधे देखना। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। जब उसने आंखें खोली तो नजारा बदल चुका था। वो दुकानें अब खंजर जैसी नुकीली हो गई थी और आसमान का रंग खून जैसा लाल हो गया था। ये मिंडारी का असली रूप था, क्रूर और भयानक। और अब आर्य को पता था कि उसे घड़ी ढूंढने से पहले अपनी जान बचानी होगी। समय का सौदागर। लाल आसमान के नीचे बाजार के बिल्कुल बीचों बीच आर्या को एक विशाल घंटाघर दिखाई दिया, जो उल्टा लटका हुआ था। उसकी सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थी और उससे टिक टॉक की जगह दिल धड़कने जैसी आवाज आ रही थी। आर्या को आभास हुआ कि वही जगह है जहां उसे जाना है। वो दौड़ता हुआ उस टावर के पास पहुंचा, लेकिन वहां का रास्ता आसान नहीं था। जमीन पर कीचड़ नहीं, बल्कि काला तरल पदार्थ था, जो उसके जूतों को जकड़ रहा था। टावर के नीचे एक दरबार सजा था, जहां समय का सौदागर बैठा था। वो इंसान नहीं लग रहा था। उसका चेहरा घड़ी के पुर्जों से बना था और आंखें दो पेंडुलम की तरह हिल रही थी। उसके सामने लंबी कतार लगी थी उन लोगों की जो अपना वक्त बेचना चाहते थे। कोई 10 साल बेच रहा था तो कोई अपनी आखिरी सांसें। आर्या ने कतार तोड़ी और सीधे आगे गया। सौदागर ने अपनी यांत्रिक गर्दन घुमाई और आर्या को देखा। आर्या, तुम बहुत देर से आए। उसकी आवाज में लोहे के टकराने की खनक थी। आर्या ने चिल्लाकर कहा, मुझे वो घड़ी चाहिए जो अतीत बदल दे। सौदागर हंसा और उसकी हंसी से टावर हिलने लगा। अतीत बदलने की चाहत ही तुम्हें यहां लाई है मूर्ख इंसान। अतीत एक पत्थर की तरह होता है जिसे हिलाया नहीं जा सकता, सिर्फ तोड़ा जा सकता है। और अगर तुम उसे तोड़ोगे तो तुम भी टूट जाओगे। लेकिन आर्या जिद पर अड़ा रहा। उसने अपनी जेब से अपने दादाजी की दी हुई एक पुरानी अंगूठी निकाली, जो शायद इस बाजार में चलने वाली एकमात्र मुद्रा थी। सौदागर की यांत्रिक आंखों में चमक आ गई। उसने अंगूठी ली और बदले में एक छोटी सी जंग लगी हुई जेब खड़ी आर्या की हथेली पर रख दी। घड़ी बहुत ठंडी थी, बर्फ जैसी। याद रखना, सौदागर ने चेतावनी दी, इसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है और इसकी कीमत तुम्हें बाहर जाने के बाद चुकानी पड़ेगी। आर्या ने घड़ी मुट्ठी में भींच ली। उसे लगा उसने जंग जीत ली है, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। भागने की जद्दोजहद। घड़ी मिलते ही मिंडारी का फुल मार्केट पागल हो उठा। दुकानें ढहने लगी, आसमान से काली राख गिरने लगी और जो लोग या परछाइयां वहां खरीदारी कर रहे थे, वे सब अब राक्षसी आकृतियों में बदल गए और आर्या की तरफ दौड़े। उनका मकसद आर्या को बाहर जाने से रोकना था, क्योंकि मिंडारी का नियम था, जो एक बार अंदर आता है वो हमेशा के लिए इसका हिस्सा बन जाता है। आर्या ने पीछे मुड़कर देखा तो सौदागर गायब हो चुका था और उल्टा घंटाघर अब सीधा होकर गिरने वाला था। आर्या ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मुख्य गेट की तरफ दौड़ लगा दी। रास्ता अब पहले से भी ज्यादा डरावना हो गया था। जमीन फट रही थी और उसमें से कंकाल हाथ निकलकर उसके पैर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। पकड़ो उसे, उसे जाने मत दो। हजारों आवाजें एक साथ गूंज रही थीं। आर्या का दम फूल रहा था, फेफड़े जल रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। उसके हाथ में वो ठंडी घड़ी थी जो अब गर्म होने लगी थी, मानो वो भी खतरे को भांप रही हो।
उसने देखा कि वो बौना जोकर एक दुकान की छत पर खड़ा होकर उस पर पत्थर फेंक रहा था। एक पत्थर आर्या के कंधे पर लगा और वो गिरते गिरते बचा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे दूर वो लोहे का गेट दिखाई दे रहा था, लेकिन वो गेट अब छोटा होता जा रहा था। जैसे जैसे वो करीब जा रहा था, गेट सिकुड़ रहा था। ये बाजार का आखिरी छल था। वो आर्या को उम्मीद देकर उसे छीनना चाहता था। आर्या ने अपनी गति और बढ़ा दी। उसके कपड़े फट चुके थे, शरीर पर खरोंचें थीं, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ वो गेट था। उसके पीछे परछाइयों का सैलाब आ रहा था, जो किसी काली सुनामी की तरह सब कुछ निगल रहा था। आर्या ने एक आखिरी छलांग लगाई और सिकुड़ते हुए गेट के बीच से अपना शरीर निकालने की कोशिश की। उसका आधा शरीर बाहर था और आधा अंदर। तभी किसी ठंडे हाथ ने उसका टखना पकड़ लिया। अंधेरे से जंग। वो पकड़ लोहे जैसी सख्त थी। आर्य ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई। वो अदृश्य शक्ति उसे वापस अंदर खींच रही थी। आर्य ने अपनी एड़ी से उस हाथ पर वार किया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। मिंडारी उसे छोड़ना नहीं चाहता था। तभी आर्य को सौदागर की बात याद आई। कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने महसूस किया कि वो घड़ी अब इतनी गर्म हो चुकी है कि उसकी हथेली की खाल जल रही थी। उसने सोचा, क्या यही कीमत है? क्या उसे अपना हाथ खोना पड़ेगा? लेकिन तभी उसने एक अजीब काम किया। उसने उस घड़ी की सुई को, जो अभी भी बंद थी, अपने दांतों से खींचकर घुमा दिया। एक तेज नीली रोशनी हुई और समय एक पल के लिए थम गया। वो हाथ जो उसे खींच रहा था, वो हवा में जम गया। गिरती हुई राख, चिल्लाती हुई भीड़, सब कुछ एक फोटो की तरह स्थिर हो गया। आर्य को समझ आ गया कि घड़ी ने काम कर दिया है। उसे भागने के लिए बस कुछ सेकंड मिले थे। उसने अपनी फंसी हुई टांग को पूरी ताकत से खींचा। मांस फटने का दर्द हुआ, लेकिन वो आजाद हो गया। वो लड़खड़ाता हुआ गेट के बाहर उस सुनसान मैदान में गिर पड़ा। जैसे ही वो बाहर निकला, पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई बहुत बड़ा कांच टूटा हो। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई गेट नहीं था, कोई रोशनी नहीं थी, कोई बाजार नहीं था, सिर्फ घना कोहरा और झाड़ियां थीं। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी ही धड़कनें हथौड़े जैसी सुनाई दे रही थी। वो कीचड़ में सना हुआ, खून से लथपथ वहां पड़ा रहा। आसमान में अब भी अमावस का अंधेरा था, लेकिन मिंडारी का वो नारकीय शोर अब गायब हो चुका था। वो बच गया था, लेकिन क्या वाकई? उसने अपनी मुट्ठी खोली। वो घड़ी अब भी उसके हाथ में थी, लेकिन वो अब जंग लगी हुई नहीं थी, बल्कि बिल्कुल नई सोने की चमक रही थी, और उसकी सुइयां उल्टी चल रही थी। आर्य के चेहरे पर एक दर्दनाक मुस्कान आ गई, क्योंकि वो समझ गया था कि वो बाहर तो आ गया है, लेकिन अपने साथ उस दुनिया का एक टुकड़ा ले आया है। अंत और नई शुरुआत। सुबह की पहली किरण जब आर्य के चेहरे पर पड़ी, तो वो अभी भी उसी मैदान में बैठा था। शहर जागने लगा था। दूर से गाड़ियों के हॉर्न की आवाजें आ रही थीं। सब कुछ कितना सामान्य लग रहा था, लेकिन आर्य के लिए अब कुछ भी सामान्य नहीं था। उसने उस रात जो देखा था, वो उसके दिमाग पर छप चुका था। वो लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा। उसकी मां ने उसे देखा तो चीख पड़ी। उसकी हालत किसी भिखारी जैसी हो गई थी, लेकिन आर्य ने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने वो घड़ी एक लोहे के संदूक में बंद करके ताला लगा दिया और चाबी को नदी में फेंक दिया। वो जानता था कि अतीत को बदलने की कोशिश करना एक श्राप है। वो घड़ी एक लालच थी जो मिंडारी ने उसे दी थी, ताकि वो बार बार उसका इस्तेमाल करे और अंत में खुद को खो दे। आर्य ने अपनी जिद छोड़ दी, लेकिन मिंडारी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। आज भी जब वो किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार में जाता है, तो उसे वही सड़े हुए फूलों की गंध आती है। उसे भीड़ में कभी कभी वही बौना जोकर या वो बिना आंखों वाली औरत दिखाई देती है, जो उसे दूर से देखकर मुस्कुराते हैं। उसे एहसास होता है कि मिंडारी का फुल मार्केट कहीं गया नहीं है। वो हमारी दुनिया की परतों के नीचे ही छिपा है और बस एक गलत मोड़ की दूरी पर है। आर्य अब एक साधारण जिंदगी जीता है, लेकिन अमावस की रात को वो कभी घर से बाहर नहीं निकलता। और कभी कभी जब घर में सन्नाटा होता है, तो उसे उस बंद संदूक के अंदर से टिक टॉक की नहीं, बल्कि धक धक की आवाज सुनाई देती है, जैसे वो घड़ी जिंदा हो और अपने मालिक के वापस आने का इंतजार कर रही हो। आर्य मिंडारी से तो बच गया, लेकिन मिंडारी अब उसके जहन में बस चुका था, हमेशा के लिए।